नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको हिंदी भी देखने को मिलेंगे, जीके जीएस भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी होंगे। काफ़ी लोग कहते हैं सर इंग्लिश भी करवा दीजिए, इंग्लिश कैसा आता है बता दीजिए। तो इंग्लिश भी आज यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, सब मिक्स करके। तो वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर और मिलेंगे आपको हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट PDF है या इस वीडियो का जो PDF है मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। डेली क्विज करवाया जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन डेली क्विज होता है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पर जरूर आओ, जुड़ो। और साथ ही साथ एक फ़ायदा आपको वहाँ पर और मिलेगा कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके डाउट हैं, सीधे आप वहाँ पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर जवाब जरूर मिलेगा। तो वहाँ पर भी आप लोग यहाँ आकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कोई लाइव टेस्ट नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, जिससे आप जल्दी से एक आइडिया लगा सको कि क्या इसका भी लाइव टेस्ट आपके लिए करवाया जाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वो आपका मेहरगढ़ है और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है आपका स्थित है। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है बेसिकली किस पर आधारित हैं, धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों, उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और भारतीय दर्शन का जो मुख्य आधार है, या आप ये मान सकते हो मुख्य आधार तथा जो वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग है वो आपका उपनिषद ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान है, सभी को पता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये अगर हम बात करते हैं पुरी में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, किसने बनवाया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई किसने बनवाया है। तो ये जो पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर है ये नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम, कभी कभी होता है ना, तो प्रथम भी याद रखिएगा, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। भाई पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था उसका नाम था अल बरूनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी याद रखिएगा। इसका जन्म 19 बोल रहा हूँ 973 ईस्वी में हुआ था और वह महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। और अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है, तो किसने दिया है। तो याद रखिए भाई, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत जो विवरण है वो हमको किस पुस्तक में देखने को मिलता है। सॉरी, पुस्तक कह रहा हूँ, किसकी यात्रा में, एक इब्न बतूता की जो यात्रा है उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनका एक वृत्तांत था, उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इब्न बतूता कई बार पूछा गया कहाँ के थे, तो ये मोरक्को के बेसिकली एक निवासी थे। मोरक्को में एक तांजीर प्रदेश है, वहाँ के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। भारत का सादी किसे कहा गया है, तो अमीर हसन को। याद रखिएगा, अमीर हसन ए देहलवी, इनका पूरा नाम था देहलवी। इनको भाई इनकी बहुत अच्छी अच्छी गज़लें थी, इनकी जो उच्च गज़लें थी, इसके कारण इनको भारत का सादी कहा गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। अगर हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में तो 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। किसके युद्ध में भाई, सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 58 ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर अब हिंदी का भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ गया है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन हो जाएगा भाई, दर्शनाभिलाषी। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो दर्शनाभिलाषी यहाँ पर देखा जाए तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। खट्टी सा का भी यूज किया गया है दर्शन में,
कोई भी आ सिर्फ लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चंद्रमुखी में कौन सा समास है। चंद्रमुखी, भाई चंद्रमुखी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। चंद्र के समान मुख वाला, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पूर्व पद में चंद्र विशेषण है तथा उत्तर पद में मुख विशेष्य है। विशेषण विशेष्य का जहाँ पे भी संबंध होता है वहाँ पर बेसिकली आपका कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। क्लियर है, कर्मधारय समास सबको समझ में आ गया क्या होता है। अगला यहाँ पर कह रहा है अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई, व्यर्थ प्रयास। क्या होता है भाई, व्यर्थ प्रयास होता है। जैसे कंजूस व्यक्ति से धन की याचना करना अरण्य रोदन है, यानी कि मतलब फालतू का आप वहाँ पर रोना रो रहे हो, वो कंजूस व्यक्ति है, आपको पैसा वैसा देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 कह रहा है कि जितेंद्रिय शब्द का तात्पर्य क्या है। जितेंद्रिय शब्द का तात्पर्य जो है आपका क्या हो जाएगा, तो जितेंद्रिय यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो या इंद्रिय जिसके वश में होती हैं, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 62, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। गुहा है, गोधूम है, गोपाल है और गाय है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तद्भव शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर आई थिंक डी हो जाएगा, क्योंकि गाय जो है बेसिकली एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप गो होता है, जबकि गोपाल, गुहा, गोधूम ये जो है बेसिकली आपके कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस परीक्षार्थी ने नकल की। इस वाक्य में जो इस शब्द है वो क्या है। अब देखो इस परीक्षार्थी ने नकल की, यानी कि हम इशारा कर रहे हैं इस परीक्षार्थी ने नकल की, तो परीक्षार्थी के लिए यूज हुआ है इसका। तो यहाँ पर इस क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, बेसिकली सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इशारा करके बता रहे हैं, तो सर्वनाम अगर सिर्फ लिखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस परीक्षार्थी ने नकल की, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। और मैं कुछ आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी, इस, उस, ये जो आपके होते हैं ना बेसिकली आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा भाई। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, बेसिकली इसका जो मतलब है वो आपका हो जाएगा कि सीमित साधनों से बड़े काम जो है वो आपके नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है। पन्नग का समानार्थी शब्द जो है आपका क्या है, तो याद रखिएगा भाई पन्नग का जो समानार्थी शब्द है वो आपका उरग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, उरग हो जाएगा। इसके और भी समानार्थी शब्द हो सकते हैं, जैसे आपका विषधर, व्याल, सर्प, नाग, अही, ये बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ इंग्लिश में, मतलब वैसे मुझे आती है बट पढ़ाने के मामले में मैंने इंग्लिश कभी पढ़ाया नहीं है। बट यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा पूरा का पूरा। और अगर आपको मेरा समझ में नहीं आता है तो मैं एक दो लोगों से बात कर रखा है, वो आपको यहाँ पर इंग्लिश जो है पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि पिक द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। तो यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पर एक रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरना, इन चारों में से कोई एक भरना है जो कि उसको मीनिंगफुल बना सके। तो देयर वॉज एंड डॉट 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 रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन। तो भाई मैराथन के लिए हमारा एक कैसा रिस्पॉन्स था, तो हम लोग का जो रिस्पॉन्स होता है एक्सट्रीम, एक्सेसिव या ओवर राइडिंग नहीं होगा भाई। मैराथन के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो ओवरवेलमिंग होगा। वही क्यों होगा कि भाई ओवरवेलमिंग जो है एक ऐसा वर्ड आप कह सकते हो जो कि जिसका मतलब होता है कि विद अ ग्रेट अमाउंट, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, वेरी ग्रेट अमाउंट। तो यहाँ पर भी जनरली से दैट कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स के साथ ओवरवेलमिंग वैसे अच्छा भी लगेगा, यानी कि सुटेबल भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और रिस्पॉन्स बेसिकली का मतलब होता है ग्रेट नंबर, यानी कि मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स था मैराथन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा था, अच्छा था। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 67 और 68 के लिए कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन
पर्सन, यहाँ पर बेसिकली वन वर्ड चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बेसिकली एक ऐसा आदमी जो ब्याज पर बेसिकली बहुत हाई रेट पर हाई मतलब उसको रेट को क्या बोलते हैं, उच्च दर पर धन को जो है देता हो ब्याज पर। तो यहाँ पर बेसिकली उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो लिखा गया है USURER, यूजरर इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, आई नो कि आई एम नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, मतलब पढ़ाने में तो परफेक्ट नहीं हूँ, बट धीरे धीरे आपको मैं कोशिश करूँगा। और इसके लिए टीचर्स मैं आपके लिए जो है ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आपको जो है दे दूँगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68, द ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है द ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो बेसिकली इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है, इनहेबिटेंट्स का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है निवासी, मतलब किसी देश के निवासी जो ओरिजिनल निवासी होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, मूल निवासी तो बोला जाएगा। और मूल निवासी को इंग्लिश में क्या बोलता है, एबॉर्जिन्स बोला जाता है, एबॉर्जिन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।